दासी कहानी के भाग 4 में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जहाँ पर यह कहानी समाप्त की थी वह पैरा है, फिरोजा मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। तुमने मेरे प्राण बचाए हैं सही, किंतु हृदय नहीं बचा सकती। उसे अपनी खोज खबर आप ही लेनी पड़ेगी। तुम चाहो जो मुझे कह लो। मैं तो समझती हूँ कि मनुष्य दूसरों की दृष्टि में कभी पूर्ण नहीं हो सकता, पर उसे अपनी आँखों से तो नहीं गिरना चाहिए। तो आगे हम चलें। फिरोजा ने संदेह से पीछे की ओर देखा। बलराज वृक्ष की आड़ से निकल आया। उसने कहा, फिरोजा, मैं जब गजनी के किनारे मरना चाहता था तो क्या भूल कर रहा था। अच्छा, जाता हूँ। इरावती सोच रही थी अब भी कुछ बोलूं। फिरोजा सोच रही थी, दोनों को मरने से बचाकर क्या सचमुच मैंने कोई बुरा काम किया। बलराज की ओर किसी ने न देखा, वह चला गया। रावी के किनारे एक सुंदर महल में अहमद नियाल्तगीन पंजाब के सेनानी का आवास है। आपको पूछ सकता है कि नियाल्तगीन कौन है, तो तुर्क सेनापति। उस महल के चारों ओर वृक्षों की दूर तक फैली हुई हरियाली है, जिसमें शिविरों की श्रेणी में तुर्क सैनिकों का निवास है। वसंत की चांदनी रात अपनी मतवाली उज्ज्वलता में महल के मीनारों और गुंबदों तथा वृक्षों की छाया में लड़खड़ा रही है, अब जैसे सोना चाहती हो। चंद्रमा पश्चिम में धीरे धीरे झुक रहा था। रावी की ओर एक संगमरमर की दालान में खाली सेज बिछी थी। दालान यानी बरामदा, घर के आगे का हिस्सा। जरी के पर्दे ऊपर की ओर बंधे थे। दालान की सीढ़ी पर बैठी हुई इरावती रावी का प्रवाह देखते देखते सोने लगी थी। उस महल की जैसे सजावट गुलाबी पत्थर की अचल प्रतिमा। शयन कक्ष की सेवा का भार आज उसी पर था। वह अहमद के आगमन की प्रतीक्षा करते करते सो गई थी। अहमद इन दिनों गजनी से मिले हुए समाचार के कारण अधिक व्यस्त था। सुल्तान के रोष का समाचार उसे मिल चुका था। वह फिरोजा से छिपाकर अपने अंतरंग साथियों से, जिन पर उसे विश्वास था, निस्तब्ध रात्रि में मंत्रणा किया करता। मंत्रणा यानी विचार विमर्श, डिस्कशन। पंजाब का स्वतंत्र शासक बनने की अभिलाषा उसके मन में जग गई थी। फिरोजा ने उसे मना किया था, किंतु एक साधारण तुर्क दासी के विचार राजकीय कामों में कितने मूल्य के हैं, इसे वह अपनी महत्वाकांक्षा की दृष्टि से परखता था। यानी उसका जो इम्पोर्टेंट है उससे वो देखता था कि मेरे काम में मामूली सी दासी, ये इसका कोई क्या विचार इसका रखें, इसकी बातों पर हम ध्यान नहीं देंगे। इसलिए प्रसाद जी ने कहा। फिरोजा कुछ तो रूठी और कुछ उसकी तबीयत भी अच्छी ना थी। वह बंद कमरे में जाकर सो रही। अनेक दासियों के रहते भी आज इरावती को ही वहाँ ठहरने के लिए उसने कह दिया था। अहमद सीढ़ियों से चढ़कर दालान के पास आया। उसने देखा एक वेदना विमंडित सुप्त सौंदर्य। वेदना विमंडित यानी दुख से घिरा हुआ, सुप्त यानी सोया हुआ, सौंदर्य यानी वही इरावती जो सोई हुई थी। वह और भी समीप आया। गुंबद के बगल से चंद्रमा की किरणें ठीक इरावती के मुख पर पड़ रही थीं। अहमद ने वारुणी विलसित नेत्रों से देखा उस रूप माधुरी को, जिसमें स्वाभाविकता थी, बनावट नहीं। वारुणी विलसित यानी वारुणी मदिरा का नाम है, उसने मदिरा पी थी। रूप माधुरी यानी उसके रूप की मधुरता को, यानी उसके चेहरे के सौंदर्य को, रूप को देखा। और वह स्वाभाविक था, उसमें कोई बनावट यानी कृत्रिम नहीं था। उसने कुछ साज सज्जा, बाहरी जो है मेकअप कहें तो ऐसा नहीं किया था। तरावट थी, प्रमाद की गर्मी नहीं। एक बार सशंक दृष्टि से उसने चारों ओर देखा, फिर इरावती का हाथ पकड़कर हिलाया। वह चौंक उठी। उसने देखा सामने अहमद। इरावती खड़ी होकर अपने वस्त्र संभालने लगी। अहमद ने संकोच भरी ढिठाई से कहा, तुम यहाँ क्यों सो रही हो इरा? थक गई थी? कहिए क्या लाऊं?
थक गई थी, कही क्या लाऊं? थोड़ी सी राजी, कहते हुए वह पलंग पर जाकर बैठ गया और इरावती का स्फटिक पात्र में शिराजी उड़ेलना देखने लगा। शिराजी एक साथ होगा, स्फटिक एक जो है पत्थर है, उसका बना हुआ बर्तन था, पात्र यानी बर्तन, प्याला था, कप। ईरा ने जब पात्र भरकर अहमद को दिया तो अहमद ने सतृष्णा नेत्रों से उसकी ओर देखकर पूछा, फिरोजा कहाँ? सतृष्णा यानी उसके अंदर प्यास थी, मतलब कहें तो वह जो है उसके प्रति आकर्षित हो गया था। सिर में दर्द है, भीतर सो रही है। अहमद की आंखों में पशुता नाच उठी। शरीर में एक सनसनी का अनुभव करते हुए उसने इरावती का हाथ पकड़कर कहा, बैठो ना ईरा, तुम थक गई हो, आप शरबत लीजिए, मैं जाकर फिरोजा को जगा दूं। फिरोजा के हाथ बिक गया हूँ क्या इरावती? तुम इरावती हाथ छुड़ाकर हटने वाली ही थी कि सामने फिरोजा खड़ी थी। उसकी आंखों में तीव्र ज्वाला थी। उसने कहा, मैं बिकी हूँ अहमद, तुम भला मेरे हाथ क्यों बिकने लगे? लेकिन तुमको मालूम है कि तुमने अभी राज तिलक को मेरा दाम नहीं चुकाया, इसलिए मैं जाती हूँ। राज तिलक यानी राजा तिलक, क्योंकि राजा तिलक के हाथ जो है ये बिकी थी। कौन बिकी थी? फिरोजा। अहमद हद बुद्धि निष्प्रभ और फिरोजा चली। इरावती ने गिड़गिड़ा कर कहा, बहन मुझे भी न लेती चलोगी? फिरोजा ने घूमकर एक बार स्थिर दृष्टि से इरावती की ओर देखा और कहा, तो फिर चलो। दोनों हाथ पकड़े सीढ़ी से उतर गई। बहुत दिनों तक विदेश में इधर उधर भटकने पर बलराज जब से लौट आया है तब से चंद्रभागा तट के जाटों में एक नई लहर आ गई है। जाट एक जाति है क्षत्रियों की, और आज तो ये अपने लिए आरक्षण मांगते हैं, अपने आप को ओबीसी में रखते हैं। बलराज ने अपने सजातीय लोगों को पराधीनता से मुक्त होने का संदेश सुनाकर उन्हें सुल्तान सरकार का आबाध्य बना दिया है। आबाध्य यानी पूरी तरह से हैं, वे बंधन में नहीं है, यानी उनकी वो बाध्य नहीं, यानी इनके साथ रहेंगे, बलराज का साथ देंगे। अब सुल्तान के अंडर में वो लोग नहीं हैं। उद्दंड जाटों को अपने बस में रखना, उन पर सदा फौजी शासन करना सुल्तान के कर्मचारियों के लिए भी बड़ा कठिन हो रहा था। इधर फिरोजा के जाते ही अहमद अपनी कोमल बेटियों को भी खो बैठा। एक ओर उसके पास मसूद के रोज के समाचार आते थे, दूसरी ओर वह जाटों की हलचल से खजाना भी नहीं बेच सकता था। वह झुंझला गया। दिखावे में तो अहमद ने जाटों को एक बार ही नष्ट करने का निश्चय कर लिया और अपनी दृढ़ सेना के साथ वह जाटों को घेरे में डालते हुए बढ़ने लगा, किंतु उसके हृदय में एक दूसरी ही बात थी। उसे मालूम हो गया था कि गजनी की सेना तिलक के साथ आ रही है, उसकी कल्पना का साम्राज्य छिन्न भिन्न कर देने के लिए। यानी जो उसने सोचा था कि वह पंजाब का स्वतंत्र शासक बनेगा, राज्य करेगा, ऐसा वह नहीं हो पाया। उसने अंतिम प्रयत्न करने का निश्चय किया। अंतरंग साथियों की सम्मति हुई कि यदि विद्रोही जाटों को इस समय मिला लिया जाए तो गजनी से पंजाब आज ही अलग हो सकता है। इस चढ़ाई में दोनों मतलब थे, यानी दोनों काम सिद्ध हो सकते थे। पंजाब, गजनी जो है अफगानिस्तान का एक जगह है, पहले वो छोटा सा गांव था, गजनी नदी के किनारे बसा हुआ। घने जंगल का आरंभ था। वृक्षों के हरे अंचल की छाया में थकी हुई दो युवतियां उनकी जड़ों पर सिर धरे हुए लेटी थीं। पथरीले टीलों पर पड़ती हुई घोड़ों की टापों के शब्द ने उन्हें चौंका दिया। वे अभी उठकर बैठ भी नहीं पाई थी कि उनके सामने अश्वारोहियों का एक झुंड आ गया। भयानक भालों की नोक सीधी किए हुए स्वास्थ्य के तरुण तेज से उद्दीप्त जाट युवकों का वह वीर दल था। स्त्रियों को देखते ही उनके सरदार ने कहा, माँ तुम लोग कहाँ जाओगी? अब फिरोजा और इरावती सामने खड़ी हो गई। सरदार ने घोड़े पर से उतरते हुए पूछा, फिरोजा यह तुम हो बहन? हाँ भाई बलराज, मैं हूँ। और यह है इरावती। पूरी बात जैसे ना सुनते हुए बलराज ने कहा, फिरोजा अहमद से युद्ध होगा। इस जंगल को पार कर लेने पर तुर्क सेना जाटों का नाश कर देगी, इसलिए यहीं उन्हें रोकना होगा। तुम लोग इस समय कहाँ जाओगी? जहाँ कहो बलराज, अहमद की छाया से तो मुझे भी बचना है, फिरोजा ने अधीर होकर कहा। डरो मत फिरोजा, यह हिंदुस्तान है,
और यह हम हिंदुओं का धर्म युद्ध है, गुलाम बनने का भय नहीं। बलराज अभी यह कह ही रहा था कि वह चौंक कर पीछे देखते हुए बोल उठा, अच्छा वे लोग आ ही गए, समय नहीं है। बलराज दूसरे ही क्षण में अपने घोड़े की पीठ पर था। अहमद की सेना सामने आ गई। बलराज को देखते ही उसने चिल्लाकर कहा, बलराज यह तुम ही हो? हाँ अहमद, तो हम लोग दोस्त भी बन सकते हैं, अभी समय है। कहते कहते सहसा उसकी दृष्टि फिरोजा और इरावती पर पड़ी। उसने समस्त व्यवस्था भूलकर तुरंत ललकारा, पकड़ लो इन औरतों को। उसी समय बलराज का भाला हिल उठा। युद्ध का आरंभ था। जाटों की विजय के साथ युद्ध का अंत होने वाला था कि एक नया परिवर्तन हुआ। दूसरी ओर से तुर्क सेना जाटों की पीठ पर थी, यानी पीछे से आ गई, जाटों को पराजित करने लगी। घायल बलराज का भीषण भाला अहमद की छाती में पार हो रहा था। निराश जाटों की रण प्रतिज्ञा अपनी पूर्ति करा रही थी। मरते हुए अहमद ने देखा कि गजनी की सेना के साथ तिलक सामने खड़े थे। सबके अस्त्र तो रुक गए, परंतु अहमद के प्राण न रुके। फिरोजा उसके शव पर झुकी हुई रो रही थी और इरावती मूर्छित हो रहे बलराज का सिर अपनी गोद में लिए थी। तिलक ने विस्मित होकर यह दृश्य देखा। बलराज ने जल का संकेत किया। इरावती के हाथों में तिलक ने जल का पात्र दिया। जल पीते ही बलराज ने आंखें खोलकर कहा, इरावती अब मैं ना मरूंगा। तिलक ने आश्चर्य से पूछा, इरावती? फिरोजा ने रोते हुए कहा, हाँ राजा साहब, इरावती। मेरी दुखिया इरावती, मुझे क्षमा कर, मैं तुझे भूल गया था। तिलक ने विनीत शब्दों में कहा। भाई, इरावती आगे कुछ न कर सकी, उसका गला भर आया था। उसने तिलक के पैर पकड़ लिए। बलराज जाटों का सरदार है, इरावती रानी। चनाब का वह प्रांत इरावती की करुणा से हरा भरा हो रहा है। चनाब यानी चिनाब नदी का क्षेत्र। किंतु फिरोजा की प्रसन्नता की वह समाधि बन गई और वहीं वह झाड़ू देती, फूल चढ़ाती और दीप जलाती रही। उस समाधि की वह आजीवन दासी बनी रही। किसकी समाधि की? वही जो अहमद मारा गया था, उसके प्रेम के लिए वह उस समाधि की जो है सेवा करती रही। तो इस तरह ये कहानी भाग 4 में समाप्त हुई। भाग 3 में मैंने कहा था कि आप लोगों को इस कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो इस कहानी में जो कैरेक्टर है, पहला इरा का है, दूसरा फिरोजा का है। तो इस आधार पर आपका चरित्र चित्रण से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। जैसे दासी कहानी के आधार पर इरावती का चरित्र चित्रण कीजिए, या दासी कहानी के आधार पर फिरोजा का चरित्र चित्रण कीजिए। ये तो चरित्र चित्रण वाले क्वेश्चन हैं। दूसरे तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि दासी कहानी का सारांश लिखिए। तीसरा क्वेश्चन तीसरे ढंग का बन सकता है कि दासी कहानी की समीक्षा कीजिए। चौथा क्वेश्चन बन सकता है कि दासी कहानी का शीर्षक सार्थक है या नहीं, इस पर चर्चा कीजिए। तो आपको उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। और रही बात अगर समीक्षा की है, तो मैं आगे की अपनी कहानी में समीक्षा कैसे लिखी जाती है, किसी भी कहानी की समीक्षा आप लिखना सीख जाएंगे। मैं अगले वीडियो में जब इस पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को शो करूँगा, बताऊँगा। जैसे मैं बलराज का भी चरित्र चित्रण आ सकता है, लेकिन ज़्यादा जो चरित्र चित्रण वाला क्वेश्चन है वो इरावती से रिलेटेड बनता है और फिरोजा से, क्योंकि ये दोनों ही दासी रहती हैं। तो मैं कहानी के शीर्षक की जो औचित्यता है, यानी शीर्षक सार्थक है या नहीं, एप्रोप्रिएट जिसको कहते हैं, है या नहीं, उस पर आधारित क्वेश्चन बताऊंगा। अगले वीडियो में मैं जो भाग 5 होगा दासी कहानी के भाग 5, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे किसी भी कहानी का सारांश अगर आप उन पॉइंट को याद कर लेंगे तो आप लिख सकते हैं आसानी से। और इस कहानी में जो चरित्र चित्रण बन रहा है, उस चरित्र चित्रण पर मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, तो आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।